जय हिंद। इससे पहले वाले में हमने देखा था उपराष्ट्रपति के बारे में, केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर लोग केंद्र में बैठते हैं। कितने प्रकार के कौन से मिनिस्टर होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर किसे कहते हैं, राज्य मंत्री किसे कहते हैं, उप मंत्री किसे कहते हैं, है ना। एक मंत्री परिषद होता है, एक मंत्रिमंडल होता है। हम दोनों का बारे में समझाएंगे अभी। देखना, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो हमारे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे हमने अभी पढ़ा था राष्ट्रपति का, जब हमने पढ़ा था 52 से लेकर 61 तक होता है राष्ट्रपति के बारे में, तो वहीं पर हमने बताया था कि नियुक्तियां देखे थे हम लोग राष्ट्रपति का, तो उनमें से एक था प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। आर्टिकल 75 में ये चीज़ दिया है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद का नियुक्ति कौन करता है? तो यही करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। 25 वर्ष देखेंगे, जो भी लोकसभा का मेंबर बन जाता है, या प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको या तो लोकसभा चाहे राज्यसभा का सदस्य तो होना चाहिए। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष आपके आयु पूरा होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते। अविश्वास प्रस्ताव तब आता है जब, जैसे कि बीजेपी सरकार है, जैसे बीजेपी है, वो पाती है कितना? 273 सीट, एक बहुमत। टोटल देखेंगे लोकसभा का तो 542, तो इतना है ना सीट है। तो बहुमत के लिए कोई पार्टी अगर 273 प्लस लाता है तो वो अपना केंद्र में सरकार बना लेती है। तो सारे सांसद लोग राष्ट्रपति के जाते हैं कि हमारे दल के नेता रहेंगे, वही हमारे प्रधानमंत्री आगे जाकर बन जाते हैं। जैसे रनिंग में बीजेपी है, कल को पता चल जाए कि ये बहुमत उतना नहीं है, कल को उसके पास 285 सांसद है ना, तो विपक्ष में बैठा कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस के जो सांसद लोग हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर देंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो विपक्ष दल के नेता करते हैं। कब आता है? जब जो सत्ता में बैठा सरकार होती है, जब उसका बहुमत से कम हो जाए, तो तब ये आता है। पर यहाँ पर दिया है कि जब प्रधानमंत्री उच्च सदन, देखना, उच्च सदन का मतलब होता है कि राज्यसभा के सदस्य हों। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री, जैसे कोई एग्जाम्पल एच नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, एच नाम का कोई व्यक्ति है, समझाते हैं। जैसे एच नाम का कोई व्यक्ति है, वो अब पता है प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो राज्यसभा चाहे लोकसभा से आपका मेंबर होना चाहिए। तो ये एच नाम का व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है ना, अब वो चला गया, प्रधानमंत्री बन गया ना, प्रधानमंत्री बन गया। अभी देखना, अब जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो लोकसभा वाले ही अपना देते हैं। तो लोकसभा वाले चाहे किसी को बना सकते, आपको भी बनाना चाहते आपको बना देंगे। पर आपको चाहे भले आप ये वाला व्यक्ति राज्यसभा को हो, ये लोकसभा वाले किसको चुन दे? ये वाले को। तो कल को अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और कल को आएगा तो भाई जो ये प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा से हैं, ये वोटिंग नहीं देंगे, वोटिंग वही देंगे जो लोकसभा से हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति अधीन किसके अंदर होती है? तो प्रधानमंत्री के। अभी देखा कार्यपालिका शक्ति अधीन, अगर देखो संविधान के हिसाब से देखोगे तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति जी। पर वास्तविक देखोगे, वास्तविक में शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का। जरूरी नहीं है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, आज तक जितने भी लोग आए वो संभवतः ज़्यादातर लोग वो लोकसभा के सदस्य रहें, पर राज्यसभा से भी हो सकते हैं और लोकसभा से भी होते हैं। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। तो अनुच्छेद 75 यही करता है। तो प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रिपरिषद का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। मंत्रिमंडल की कुल संख्या देखो, हमारे मंत्रिमंडल जो होते हैं
तो उनकी कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कब आया था? सन 2003 में आया था। 91 संविधान संशोधन सन 2003 में आया था। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। जैसे अभी जैसे मेरा नाम हिमांशु है। अब क्या हुआ कि मोदी जी खुश होकर हमें केंद्र में मंत्री बना दिए हैं, तो हम 6 महीने तक मंत्री बन सकते हैं। उसके बाद का तो 6 महीने के अंदर अंदर हमें या तो राज्यसभा चाहे लोकसभा से आपको वहाँ पर चुन के बैठना पड़ता है। तब भी मान लीजिए इतना पावर है, सोच लो, अगर प्रधानमंत्री के अंदर इतना पावर, अगर चाह जाएंगे तुमको इसी तरह मंत्री बना देंगे केंद्र में। अगर कम से कम 5 महीना मजा मारोगे, अगले 6 महीना में सिद्ध नहीं कर पाओगे, तुम लोकसभा चाहे राज्यसभा का नहीं बन पाओगे, तुमको निकाल दिया जाएगा। ये तो शक्ति है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, इसके संघ की कार्यपालिका शक्ति का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताया गया है? 257 में। लाभ के पद का निर्धारण संसद या राष्ट्र विधानमंडल द्वारा किया जाता है। जैसे अब कोई भी योग्यता में हम देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा था किसके, राष्ट्रपति जी का, चाहे लोकसभा जो संसद होते हैं उनका भी देखा जाता है कि वो किसी लाभ के पद पर न हो। इसका निर्धारण कौन करता है? संसद करेगा या तो राज्य का विधानमंडल करेगा। राज्य के विधानमंडल में कितने दो भाग होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद, और संसद में 2 होते हैं। अगर भाग पूछेगा तो 2 बताएंगे, लोकसभा राज्यसभा। अंग पूछेगा तो लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, वो भी एक अंग है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा उनके बाद रक्षा मंत्री कौन बने थे? कैलाशनाथ काटजू ने। स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? श्री R.K. चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? ये लाल बहादुर शास्त्री का 1975 की 65 में शायद हुआ था, पाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान तक इसी साइड हुआ था, रूस के जो साथ था। अभी तक पता नहीं चला किस वर्ष किस कारण हुआ था। वो बैठक था प्रधानमंत्री हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसका सारा काम देख रेख कौन था? रूस के अंदर हो रहा था। रूस के बगल में एक ये देश है जी, ताजिकिस्तान की कार बुला रहे हैं, छोड़ो। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह एक बार भी संसद में उपस्थित ही नहीं हुए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था? अनुच्छेद 352 के 3 में। मंत्रिमंडल का शब्द देखोगे तो पहली बात कहीं नहीं था। मंत्रिमंडल का शब्द जो था वो हमारे अनुच्छेद में कहीं भी नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका सर्वप्रथम यूज कहाँ किया गया था? 352 में। मंत्रिमंडल जो शब्द है, अभी देखेंगे मंत्रिमंडल किसे कहते हैं। मंत्रिमंडल हो गया एक हमारा मंत्रिमंडल हो गया, एक मंत्रिपरिषद। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर। देखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, अब देखना मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, पहले मंत्रिपरिषद का समझो। देखो, केंद्र में जितने भी मंत्री होते हैं, देखो मंत्रिपरिषद देखोगे तो कितने प्रकार का होता है? एक केंद्रीय स्तर के मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं, 3 हो गए। यही मंत्रिमंडल में क्या होता है? एक प्रधानमंत्री हो जाएंगे और एक कैबिनेट मंत्री, बस 2 लोग। मतलब इसमें भी अगर देखो, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का दोनों का प्रमुख यानी कि मेन हेड कौन होता है? तो हमारे PM साहब होते हैं। पर मंत्रिमंडल में जो होता है ना, एकदम खास, एकदम उच्च कैटेगरी के मंत्री को रखा जाता है। जैसे हमारे राजनाथ सिंह होंगे, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हो गए, इसके बाद शिक्षा मंत्री चाहे रेल मंत्री,
चाहे विदेश मंत्री, ये सब क्या है, ये क्या मतलब एक उच्च स्तरीय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में रखा जाता है। उन लोगों को भी यहाँ रखा जाता है। इसमें क्या होगा, पूरा विस्तार है। मंत्रिपरिषद में देखो, कैबिनेट स्तर के मंत्री हो जाएंगे, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। इसमें 3 मंत्री होंगे मंत्रिपरिषद में, पर मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर को रखा जाता है, मतलब हाई क्वालिटी के मंत्री को रखा जाएगा बस। आगे देखो, इसमें देखो हमने बताया कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, राज्य स्तर के मंत्री होंगे और उप मंत्री रहेंगे। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया। सही बात है। अभी हमने देखा था अनुच्छेद 75 में बताया गया कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद का नियुक्ति किया जाएगा, यानी कि उनको उसके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 75-74 में। संवैधानिक है, मतलब इसका शब्द, इसका बात, इसका मतलब इसका प्रयोग, इस संवैधानिक का मतलब तो कोई चीज़ जो संविधान में हमारी लिखी जाती है, उसका प्रयोग है, उसका यूज होता है, वो संवैधानिक हो गया। जो चीज़ संविधान में उसके बारे में उल्लेखित है। मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्य का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल ही कार्य का निर्धारण करता है। जैसे उच्च कोटि के हाई कोर्ट कौन होंगे, हमारे हाई कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री कौन होंगे, राजनाथ सिंह। देखो, वो ही उनका एक आखिरी और निर्णय फैसला। अगर वो कोई कार्य दे दिए तो जितने भी ये राज्य मंत्री होते, स्तर के मंत्री, सारा काम उनको करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निगदित निर्णय का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल, अब देखो इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। अभी हमने देखा मंत्रिमंडल जो शब्द था पहले अनुच्छेद में, पहले संविधान में हमारा नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। कौन सा अनुच्छेद में, 352 में। अगर पूछेगा तो ये संविधान के मूल पाठ में नहीं था, देखना संविधान के मूल पाठ में नहीं था। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है। नीतिगत निर्णयों में क्रियान्वयन करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है। कौन, मंत्रिमंडल वाले किसको निर्देश देते हैं, मंत्रिपरिषद वालों को, तथा निर्णय के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। भाई ये हाई कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और ये मंत्रिपरिषद लोग होंगे। पूरा अगर मंत्रिपरिषद का काउंसिल होगा तो पूरा, अगर एक बैठक होगी मंत्री काउंसिल लोगों की, यानी कि मंत्रिपरिषद का, तो वहाँ पर चारों लोग स्तर के मंत्री रहेंगे। सॉरी, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर का मंत्री और उप मंत्री। पर अगर मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो वहाँ पर केवल हाई लोग और पीएम तो रहेंगे भाई, क्योंकि इन दोनों का प्रमुख, यहाँ पर इनका और इनका, इन दोनों का प्रमुख कौन होता है, पीएम भाई साहब होते हैं। अगर देखना, अगर पीएम जो पद होता है, जो पीएम हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कल को अपना पद से त्यागपत्र दे दिए तो हमारा पूरा मंत्रिपरिषद जो होता है वो पूरा भंग हो जाता है, ठीक है। पूरा मंत्रिपरिषद जो इतना भी मिनिस्टर लोग जितने भी बने ना, ये सब कल को भंग हो जाएंगे। फिर से कोई बहुमत दल का नेता बना जाएगा तो वो फिर से अपने हिसाब से नया मंत्री को डिसाइड करेगा। पर हाँ, पीएम की चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे अपना त्यागपत्र दे दें, तो जो लोकसभा होता है वो भंग नहीं होता है। याद रखना, लोकसभा भंग नहीं होता। हाँ, जैसे ये त्यागपत्र दे दें तो इनका मंत्री जो परिषद होता है ये पूरा भंग हो जाता है ना। कल के नया प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो अपना मंत्रिपरिषद को बनाएंगे। अभी हमारे वर्तमान में देखेंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं। अगर मोदी जी कल को त्यागपत्र दे दिए तो जितने भी ये मंत्री लोग बने, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जितने भी मंत्री लोग बने सब समाप्त हो जाएंगे। मतलब कि इनका पद समाप्त हो जाएगा, ये लोग हट जाएंगे पद से। फिर अब इनका इच्छा कर दिया कि अमित शाह को कल को पीएम बना दें। अब ये पीएम कौन बन गया, अमित शाह। तो अमित शाह कल अपने हिसाब से मिनिस्ट्री बनाएंगे, मंत्री लोग बनाएंगे कि ये भाई मंत्री रहेंगे, ये मंत्री रहेंगे ना। तो लोकसभा भंग नहीं होगा। लोकसभा दोबारा चुनाव तभी होता है जब बहुमत से, जैसे कोई पार्टी है 273 से कम हो जाए। 273 से कल को बीजेपी कम हो गई तो वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। अगर सही में वास्तव में ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो ये हट जाएंगे,
ठीक है। फिर जो बहुमत सिद्ध कर लेगा तो उसी समय इधर से उधर सांसद लोग का हेरा फेरी होता है, जो सिद्ध कर लेता है वो बन जाता है। ये हमारा हो गया क्या, मंत्री परिषद कंप्लीट। ठीक है। अगले वाले में हम लोग देख लेंगे कि महान्यायवादी किसे कहते हैं तथा सीए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण ना, ये सब देख लेंगे। फिर संसद देख लेंगे, फिर सर्वोच्च न्यायालय देख लेंगे। ठीक है। जय हिंद।